न्यूमेरिकल नंबर 5 नोट कीजिए। बुकलेट में गिवन है, आप चाहें तो बुकलेट से देख सकते हो। इन द गिवन फिगर find the elongation in each wire. Find the elongation in the given figure. Find the elongation in each wire. Given that Young modulus for steel, given that Young modulus for steel is 2 into 10 to the power 10 Newton per meter. Young modulus for brass (9 into 10 to the power 10 Newton per meter). Radius of each wire is 2 into 10 to the power minus 3 मीटर। उसके बाद ये डायग्राम बनाइए। डायग्राम समझ लीजिए। स्टील के वायर की लेंथ कितनी है, वेट कितना हैंगे 4 की। नीचे लगा है ब्रास का वायर जिसकी लेंथ है 1 मीटर, वेट कितना हैंगे 60। ठीक, आपको दोनों का एलोगेशन निकालना है। आराम से डायग्राम बना लीजिए पहले। बन गया। अब यहां देखिए, बात करूं मैं स्टील वायर की। तो मुझे बताइए स्टील वायर के लिए वेट कितना हैंगे 4 kg। तो मास कितना हुआ 4 kg। और इनिशियल लेंथ कितनी है, ठीक, बाकी सब यहां गिवन नहीं है आपको। तो वाई का फॉर्मूला एफ एल, एफ को ए को, ठीक, एल हमें निकालना है। वाई की जगह कितना आएगा, इक्वल एम की जगह 4, जी की जगह 10, कैपिटल एल की जगह 2, नीचे पाई की जगह 3.14, आर का स्क्वायर 4 इंटू 10 टू द पावर -6, 2 का स्क्वायर 4, 10 की पावर -3 का स्क्वायर 10 की पावर -6 इंटू में एल। ठीक, इससे स्मॉल एल निकाल लीजिए पहले।
2 से 2 कैंसिल, 3.14 का पॉइंट हटाया, ऊपर 10 की पावर 2 हो गई। टू 157, फिर 2 से 4 कैंसिल, ठीक है। यहां कितना बचा? एल, ऊपर 10 की पावर 3, ऊपर बचा 10 की पावर 3 और नीचे 157 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा? इंटू 10 की पावर। अब बताइए 10 की पावर कितनी आएगी? -6 ये थी, प्लस 10 ये आई, तो कितनी बची? 10 की पावर 4 ऊपर ले गए, ठीक। तो कुल मिला के आपका आंसर क्या बन गया? 1/314 इंटू 10 टू द पावर माइनस कितने मीटर। नोट कर लीजिए इसको। सबका हो गया? अब सुनिए, अब बारी आई किसकी? ब्रास के वायर। तो अब मैंने यहां लिखा ब्रास वायर। ब्रास वायर के लिए आप में से कोई बताएगा मास कितना लूं? यार एक गलती हो गई, बताओ क्या गलती हुई? ब्रास वायर से मास कितना आएंगे? 6 kg। स्टील वायर से मास कितना आएंगे? 4 प्लस। भाई इस स्टील के वायर को कौन कौन खींचेगा? 4 kg के साथ साथ पूरी कहानी खराब हो। बेटा यहां स्टील वायर कर ले रहे हैं वापस से। मास कितना लिखेंगे आप? 4 प्लस 6 इक्वल 10 की। बात समझ में आई? ऐसा क्यों हुआ? साइड में लिख लो, स्टील वायर को स्टील वायर को 4 kg और 6 kg दोनों स्ट्रेच करेंगे। ठीक, 4 kg और 6 kg बोथ विल स्ट्रेच द स्टील वायर। तो y कितना था? 2 इंटू 10 टू दावर 10, m हो गया 10, g हो गया 10, कैपिटल L हो गया 2 अपॉन पाई को 22/7 कर दे रहे हैं।
r का स्क्वायर 4 इंटू 10⁻⁻6 इंटू में स्मॉल है। ठीक, सॉल्व करने पर 700/88 इंटू 10⁻⁻4। मतलब इस क्वेश्चन में बेसिक कंसेप्ट यही था कि स्टील वायर के लिए मास खाली 4 kg नहीं होगा, 4 + 6 10। अब आ जाओ ब्रास वायर पे। तो ब्रास वायर का इस 4 kg से कोई लेना देना नहीं। तो ब्रास वायर के लिए मास हो गया 6 kg। नाउ फॉर ब्रास वायर मास इक्वल 6 kg। लेंथ है 1 मीटर। तो अब क्या होगा, y की जगह 9 इंटू 10⁻10, m की जगह 6, g की जगह 10, कैपिटल L की जगह 1, पाई की जगह 22/7, r का स्क्वायर 4 इंटू 10⁻⁻6 इंटू में स्मॉल है। आफ्टर सॉल्विंग 35/36 है, 35/66 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। मतलब ये क्वेश्चन एक ही वजह से इंपॉर्टेंट है, वो वजह मैंने आपको बता दी। ठीक है, अब मुझे ये बताइए। हाँ जी बोलिए। वाई है, वाई यंग मॉड्यूल्स। कल बेटा मैंने आपको हुक्स लॉ पढ़ाया था। हुक्स लॉ में आपने देखा था स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, देखा था। तो जब भी आप इनके बीच में ग्राफ प्लॉट करोगे तो आपको कैसी लाइन मिलेगी, स्ट्रेट लाइन। जिसे नहीं पता हो वो सुन लीजिए। जब भी एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो और उनके बीच में ग्राफ प्लॉट किया जाए तो हमेशा ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक, तो जब स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में ग्राफ प्लॉट करोगे तो स्ट्रेट लाइन मिलेगी। इस स्ट्रेट लाइन ने जो भी एंगल बना रखा होगा, इस स्ट्रेट लाइन ने जो भी एंगल बना रखा होगा, दैट एंगल रिप्रेजेंट्स यंग्स मॉड्यूलस। दैट एंगल रिप्रेजेंट्स, यानी कि स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ के लिए यंग्स मॉड्यूलस क्या होता है, tan theta। Whenever a graph is plotted between stress and strain, then Young's modulus is always equal 10। ठीक, इतना नोट में अलग से लिख लीजिए पहले।
बेटा हो गया। अब यहां एक क्वेश्चन ध्यान से देखना। ये एक ग्राफ है मेटल ए के लिए। ये एक ग्राफ है मेटल ए के लिए और इसी के साथ एक और ग्राफ है मेटल बी के लिए। ये बन ठीक। आपसे पूछा जाएगा विच मेटल इज स्ट्रॉन्गर, ए और बी। विच मेटल इज स्ट्रॉन्गर, ए और बी। तो वो मेटल स्ट्रॉन्ग होती है जिसका यंग मॉड्यूलस ज्यादा। वो मेटल स्ट्रॉन्ग होती है जिसका यंग मॉड्यूलस ज्यादा। यंग मॉड्यूलस निकालने का फॉर्मूला क्या है? y इक्वल टेन थीटा। किसका एंगल ज्यादा है? तो स्ट्रॉन्ग भी कौन सी मेटल होगी? सिंपल। जिसका एंगल ज्यादा होगा उसका यंग मॉड्यूलस ज्यादा होगा, और जिसका यंग मॉड्यूलस ज्यादा होगा वो उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग। तो पहले ये दोनों ग्राफ बनाइए, फिर क्वेश्चन लिखिए विच मेटल इज स्ट्रॉन्गर, ए और बी। फिर आंसर बताता हूं मैं। विच मेटल इज स्ट्रॉन्गर, ए और बी? देखो, स्लोप ऑफ मेटल ए इज ग्रेटर, slope of metal A is greater, so its young modulus is more. And more young modulus represents more strength, more strength. That is metal A is more strong. Next question.
एक ग्राफ प्लॉट है किसके बीच में, स्ट्रेस और आपसे यंग मॉड्यूलस पूछा गया। बना लीजिए ग्राफ, यंग मॉड्यूलस आपसे पूछा गया है। तो कैसे निकलेगा बेटा यंग मॉड्यूलस, y इक्वल tan थीटा कैसे आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है और बेस, तो 3/4 इंटू 10⁻⁴ 3/4 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चलिए जल्दी हो गया। नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर where should a weight W in the given figure where should a weight W is to be hanged to produce part 1 equal stress part 2 equal strain। given that ये गिवन है एरिया ऑफ स्टील वायर, यंग मॉड्यूलस ऑफ स्टील वायर, एरिया ऑफ एल्यूमिनियम, यंग मॉड्यूलस ऑफ एल्यूमिनियम, ये आपको गिवन है, बाकी डायग्राम गिवन।
बना लीजिए डायग्राम। क्या चीज? इन द गिविंग डायग्राम। तो डायग्राम गिवन है आपको, तो जो क्वेश्चन नोट कर रहा है वो तो बनाएगा ना। बन गया। अब सुनिए, क्वेश्चन है क्या। आपसे कहा गया इस रॉड पर हमें एक वेट हैंग कराना है। मान लो यहां वेट हैंग करा दिया, ठीक। कहा वेट हैंग कराया हमने? एक साइड से x, तो दूसरी साइड से कितना बचा? ठीक। इस वेट को हैंग कराने से क्या इक्वल हो गया? क्वेश्चन में देखो, फर्स्ट पार्ट इक्वल, यानी ये गिवन क्या हो गया आपको? स्ट्रेस 1 इक्वल फर्स्ट वायर की स्ट्रेस और सेकेंड वायर की स्ट्रेस इक्वल। स्ट्रेस का फॉर्मूला फोर्स, यहां भी। अब सुन बेटा, जब वायर से आप किसी चीज को हैंग कराते हो तो वायर खिंचता है, वायर में लगता है टेंशन फोर्स, और टेंशन फोर्स हमेशा कहां लगता है? टुवर्ड्स द सस्पेंशन पॉइंट। ये बात समझ में आई? नहीं आई? अगर कोई अपने आप को छत से बांध के लटका ले, फांसी ना लगाए, लटका ले, तो जो रस्सी होगी उसमें क्या आ जाएगा? टेंशन। वो टेंशन फोर्स कहां लगेगा? छत की साइड। ठीक। तो जैसे ये रॉड है, तो इससे दो वायर से हैंग है, तो दोनों में क्या लगेगा? टेंशन फोर्स। कहां की साइड? छत की साइड। ठीक। तो यहाँ F1 की जगह क्या आएगा? बाय A1, A2 बाय A2। E1 नहीं पता, A1 कितना है? यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं है, कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि T2 अपॉन A2 कितना है? तो T1 और T2 में एक रिलेशन बन गया कि T2 इज डबल ऑफ, आगे काम आएगा, जो गिवन था उससे इतना काम हो गया। ठीक। अब हम आते हैं प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम पे। कोई भी चीज कब स्टेबल होती है? जब उसके राइट हैंड साइड वाला टॉर्क और लेफ्ट हैंड साइड वाला टॉर्क इक्वल। सुनना ध्यान से, एक सीसो है, सीसो, सीसो में एक साइड आदमी बैठा है 50 किलो का, दूसरी साइड भी आदमी बैठा है 50 किलो का, दोनों अपने पैर ऊपर कर ले, बैलेंस रहेगा? बैलेंस रहेगा। क्यों? क्यों बैलेंस रहेगा? क्योंकि दोनों साइड इक्वल क्या है? वेट। हमें लगता है वेट इक्वल होने से बैलेंस हो जाता है, यही लगता। अब उनमें से किसी एक आदमी को थोड़ा आगे खिसका दो, क्या बैलेंस रहेगा? तो बैलेंसिंग के लिए वेट इक्वल होना जरूरी है
या वेट इंटू डिस्टेंस इक्वल होना जरूरी है? फोर्स इंटू डिस्टेंस को कहते हैं, वेट इंटू डिस्टेंस को कहते हैं टॉर्क। तो इक्विलिब्रियम, अगर ये रॉड इक्विलिब्रियम में है, रेस्ट में है, एक जैसे तार खींच रहे हैं, तो इसके राइट हैंड साइड का टॉर्क और लेफ्ट हैंड साइड का टॉर्क हमेशा कैसे होंगे? इक्वल। टॉर्क कह लो या कह लो फोर्स इंटू डिस्टेंस इस साइड और फोर्स इंटू डिस्टेंस इस साइड। समझ में आई बात? नहीं आई? 50 किलो 50 किलो इक्वल वेट है, कोई दिक्कत नहीं, बैलेंस है। किसी एक 50 किलो को आगे खिसका दो, अब बैलेंस नहीं हो रहा है। इसका मतलब बैलेंसिंग के लिए क्या ही वेट इक्वल होना जरूरी नहीं है, वेट इंटू। तो फॉर इक्विलिब्रियम, फॉर T1 इंटू एक्स किसके बराबर होना चाहिए? T2 की जगह कितना लिख सकते हैं हम? 2T1। इज इट क्लियर? T1 से T1 कैंसिल, तो x इक्वल क्या हुआ? 2 का मल्टीप्लाई करो, 2.1 माइनस माइनस का 2x यहां लाओ, तो x आ गया 0.7। समझ में आया आंसर? किसी को कुछ पूछना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर लीजिए, फर्स्ट पार्ट हो गया है। सेकंड पार्ट में इक्वल स्ट्रेस दिया है, स्ट्रेन दिया है, सॉरी। डायग्राम में T1 T2 बना लिए? नोट कीजिए जल्दी। हो गया। सेकंड पार्ट में क्या इक्वल दिया है? अब सुनिए, स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है? स्मॉल एल अपॉन कैपिटल। पूरे क्वेश्चन को वापस से एक बार देखिए, क्या कहीं स्मॉल एल और कैपिटल एल आपको गिवन है? नहीं गिवन। क्वेश्चन में आपको क्या क्या गिवन है? यंग मॉड्यूलस,
टेंशन और एरिया, ये तो गिवन है ही नहीं। इक्वल स्ट्रेन है, लेकिन स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है L/L, जिसके बारे में क्वेश्चन में कोई जिक्र नहीं किया। तो स्ट्रेन का हम अब दूसरा फॉर्मूला बनाएंगे। कैसे बनेगा? ऐसा फॉर्मूला जिसमें y हो, t हो, a हो। तो y का फॉर्मूला क्या होता? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो स्ट्रेन क्या हो जाएगा? स्ट्रेस अपॉन y। स्ट्रेस क्या था? अभी अभी हमने देखा T/A, आएगा ना? तो अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्ट्रेन को हम क्या लिख सकते? T/AY। समझ में आया? तो अब यहां आ जाओ। T1/A1Y1 इक्वल T2/A2Y2। फटाफट बताते जाओ। A1 कितना? Y1 T2 A2 Y2 तो T2 इज 8 टाइम्स ऑफ T1। ठीक। तो सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग T2 इज 8 टाइम्स ऑफ T1। अब वापस यहीं आ जाओ फॉर इक्विलिब्रियम पे। क्या चेंज आएगा? यहां पर सेम रहेगा। T2 इज 8 का मल्टीप्लाई करो अंदर 8.4 माइनस यहां ले जाओ इक्वल x इक्वल 0. ये आपका आंसर। आज की कथा समाप्त।